जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य। भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण यह आपका साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। और इससे कई प्रश्न बनते हैं पेपर में, जैसे विजयनगर साम्राज्य के आपने नाम सुना होगा हरिहर बुक्का, संगम वंश। तो इस संगम वंश हरिहर बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। जैसा कि लास्ट क्लास हमने आपको मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के सभी वंश पढ़ा दिए थे, और दिल्ली सल्तनत में लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के जो प्रमुख रचनाएं, प्रमुख ग्रंथ हुए थे, उनकी रचनाएं और उनके रचनाकार जो थे, इसके बारे में नोट्स तैयार कराया था। इसके बाद मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उनकी शासक की कमजोर होने की स्थिति का फायदा उठाकर दक्षिण भारत में दक्कन लिखा होगा या दक्षिण भारत लिखा होगा, दक्षिण भारत या दक्कन में दो राज्य, बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य ने परिस्थिति का फायदा उठाया और अपने को स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित की। बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जफर खां इसका नाम था, मूल नाम इसका जफर खां था। और इसने अलाउद्दीन हसन, एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, जफर खां इसका मूल नाम था, जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। संस्थापक, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जफर खां था। इसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन रोहड़ हुआ था, बहमनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था ये जफर खां। इसके बाद बात करें विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। कैसे की थी, थोड़ा सा इसका परिपेक्ष राजनीतिक इतिहास है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। इसकी राजधानी अनेगोंडी, विजयनगर, वेणुगोंडा, चंद्रगिरी, ये राजधानियां रही हैं विजयनगर साम्राज्य की। जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब राजधानी अनेगोंडी थी। इसके बाद हरिहर ये बुक्का इन्होंने शासन संभाला, तब राजधानी विजयनगर, फिर वेणुगोंडा, फिर चंद्रगिरी, ये राजधानी हुई, फिर हम्पी राजधानी हुई, और वर्तमान में ये हम्पी। अब थोड़ा सा देखिए इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत और समानता भारतीय इतिहास की एक महान घटना के रूप में इसकी गणना की जाती है। दूसरा पॉइंट, दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले, क्योंकि जब एक पॉइंट इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, तब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। तो तुगलक सत्ता के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और जब स्थापना की गई थी तब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। इसके बाद 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जो ये हरिहर, संगम वंश के जो हरिहर बुक्का जो दो भाई थे, ये वारंगल, दक्षिण भारत में दक्कन में वारंगल है, वहां पे काकतीय वंश के शासकों का शासन था, उनके ये सामंत थे, उनके ये अधीन शासन करते थे। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की मौके की परिस्थिति को लाभ उठाकर विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना कर दी, हरिहर बुक्का ने। लेकिन सामंत किसके थे? वारंगल के काकतीय शासकों के ये सामंत थे। और बाद में इनको काम्पली, जिसको आधुनिक कर्नाटक कहा जाता है, वर्तमान में ये कर्नाटक, प्राचीन नाम काम्पली, वर्तमान में कर्नाटक, तो काम्पली के ये राजमंत्री बना दिए गए थे, राजमंत्री भी बन गए थे। और इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई, अंग्रेज जब आए, तो 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक अधिकारी को अभियंता और पुराविद अधिकारी कॉलिन मैकेंजी को कर्नाटक, दक्षिण भारत भेजा, कर्नाटक काम्पली भेजा, हम्पी में उसने कुछ जमीन से, भूमि से उसको कुछ भग्ना अवशेष प्राप्त हुए, जमीन से कुछ अवशेष प्राप्त हुए, और उस पर कार्य किया, उस पर शोध किया, रिसर्च की उस पर, और उसको प्रकाश में लेके आया। उसके बाद उसने इस हम्पी थी जगह, उसका सर्वेक्षण किया और उसका मानचित्र तैयार कराया। किसने? कॉलिन मैकेंजी ने।
इसके बाद फिर उसने क्या किया, इतने पे रुक नहीं गया, उसने फिर क्या किया, वहां के दक्षिण भारत के विरूपाक्ष देवी मंदिर और पंपा देवी मंदिर के पुरोहितों से मिलके, पुजारियों और पुरोहितों से मिलके हम्पी के बारे में जानकारी इकट्ठा की और इस हम्पी पर सर्वेक्षण कार्य और उत्खनन कार्य, थोड़ा सा अवशेष प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त करने पर कार्य करने लगा कॉलिन मैकेंजी। इसके बाद यहाँ पे आइए, अब फिर इधर से आ जाए इतिहास में। देखिए, एक मुसलमान बहाउद्दीन गुरसाप ये एक विद्रोही मुसलमान था। दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, सूबेदार था। सागर एक जगह थी कर्नाटक में, काम्पली में। ये जो काम्पली है, जिसका वर्तमान में कर्नाटक नाम है, इस काम्पली में सागर एक जगह थी। सागर एक जगह स्थान का नाम था। वहां का ये सूबेदार था बहाउद्दीन गुरसाप, और इसको सूबेदार, सागर का सूबेदार मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काम्पली के सागर का सूबेदार बनाया था। इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया, और वहां से विद्रोह करके, सागर से विद्रोह करके काम्पली में शरण लिया के, काम्पली में इसने शरण लिया के। जब इसने काम्पली में शरण, इसको किसने दी, हरिहर बुक्का ने इसको शरण दी। तब क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक को यहाँ पे इसकी विद्रोह, जो इसने शरण ले ली काम्पली में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी सेना लेकर काम्पली पर आक्रमण कर दिया। काम्पली पर आक्रमण किया और हरिहर बुक्का के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में हरिहर बुक्का पराजित हुआ और इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली को रौंद डाला। इसके बाद हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर वो दिल्ली ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया, और जब दिल्ली ले गया तो हरिहर बुक्का को इनको इस्लाम धर्म में दीक्षित किया। इसने, मतलब हरिहर बुक्का ने अपना इनका धर्म परिवर्तित कराया। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का का धर्म परिवर्तित कराया और इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा, और इनको मजबूरी में, कहा जाता है कि मजबूरी में हरिहर बुक्का को अपना हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ा था। इस्लाम धर्म कबूल किया इन्होंने, स्वीकार कर लिया इन्होंने। इसके बाद जब ये हरिहर बुक्का यहाँ दक्षिण भारत से दिल्ली चले गए और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म को त्याग करके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो कुछ समय बाद दक्षिण भारत के में मदुरै, मैसूर, वारंगल में अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की होड़ लगी, और इस क्रम में सब अपना अपना प्रयास करने लगे कि अपने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली जाए, अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया जाए। तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस कारण, इस तरह से करने से वहां पे दक्षिण भारत में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्रोह होना भी प्रारंभ हो गया। तो इसकी सूचना मोहम्मद बिन तुगलक को मिली। मोहम्मद बिन तुगलक को जब दक्षिण भारत में प्रारंभ होने लगे विद्रोह की सूचना मिली, तो उसने हरिहर बुक्का को दक्षिण भारत में विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर बुक्का को दक्षिण भारत में विद्रोह समाप्त करने के लिए भेजा, और हरिहर बुक्का दक्षिण भारत में आके विद्रोह को समाप्त करते हैं। विद्रोह को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करते हैं और इस्लाम धर्म का त्याग करके पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हरिहर बुक्का कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे, हिंदू धर्म के थे, और हिंदुत्व पे ये क्या कहते हैं, जब यहाँ पे पुनः हिंदू धर्म पे दीक्षा ले ली थी इनसे, गुरु विद्यारण से, तो ये अखंड, मतलब ये इन्होंने प्रण ले लिया था कि अब हिंदू धर्म को त्याग नहीं करेंगे, अब हिंदू धर्म के प्रति लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने धर्म का त्याग करके पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा ली। और इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा, हरिहर बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किसने किया था? गुरु विद्यारण ने किया था। हरिहर बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित गुरु विद्यारण ने किया था। उसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट से नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट, गुरु विद्यारण ने इनको हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित किया, उसकी दीक्षा दी, और इन्हीं के भाई थे, गुरु विद्यारण के भाई थे भाष्यकार, टीकाकार, वेदों के टीकाकार सायण। इन्होंने क्या किया था? तुंगभद्रा से, पवित्र तुंगभद्रा नदी से जल लाकर इनको, हरिहर बुक्का को पवित्र किया था। इन्होंने गुरु विद्यारण ने इनको हिंदू धर्म की दीक्षा दी, पुनः हिंदू धर्म में इन्होंने हिंदू धर्म में दीक्षित किया था। और इनके भाई वेदों के, जिन्होंने टीकाकार कहा जाता है, वेद भाष्यकार कहा जाता है, शायर ने पवित्र तुंगभद्रा नदी से जल लाकर इनकी शुद्धि की थी, हरिहर बुक्का की शुद्धि की थी। और गुरु विद्यारण और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार टीकाकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी की स्थापना की, हम्पी नगर की स्थापना की थी, जिसको विजयनगर कहा जाता है। हम्पी की स्थापना की जिसको विजयनगर कहा जाता है। और हम्पी को हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी को हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता है और हम्पी को वर्तमान में विजयनगर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे की थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी नगर की स्थापना की थी, जिसे विजयनगर साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो किसकी प्रेरणा से? गुरु विद्यारायण और प्रसिद्ध भाष्यकार वेदों के भाष्यकार टीकाकार सायण की प्रेरणा से तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य का पहला वंश 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश पिता के नाम पर आया। पिता के नाम क्यों? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी और हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो ये दो भाई थे, दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता के नाम पर विजयनगर पे संगम वंश स्थापित किया, संगम वंश की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में लगभग 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया और सबसे लंबा शासन काल इनका रहा है, संगम वंश का रहा है। संगम वंश का रहा है, संगम वंश का हरिहर संस्थापक हरिहर बुक्का 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन किया है हरि संगम वंश के शासकों ने। इसका सालू वंश संस्थापक नरसिंह सालू 1485 से 1505 ईस्वी। इसके बाद तुलु वंश संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी तक। अरावीडु वंश संस्थापक तिरुमल 1570 से 1650 ईस्वी तक, 1570 से 1650 ईस्वी तक। फिर देखिए संगम वंश हरिहर संस्थापक हरिहर बुक्का 1336 से 1485 ईस्वी तक। सालू वंश संस्थापक नरसिंह सालू 1485 से 1505 ईस्वी तक। तुलु वंश वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। अरावीडु वंश तिरुमल संस्थापक तिरुमल 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तो इन 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। इसके बाद एक पॉइंट इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। राजा को राय कहा जाता था, राजा नहीं कहा जाता था, राजा को ही राय कहा जाता था। उच्चारण में राजा शब्द नहीं यूज होता था, उच्चारण में राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था, राय कहा जाता था। तो ये था। आप बात करते हैं इन वंश के बारे में। इन वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं और इन्होंने क्या क्या कार्य किए, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपने देखा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। फिर से एक बार देखिए, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरावीडु वंश, इन वंशों ने विजयनगर साम्राज्य में 300 वर्षों तक शासन किया है। सबसे लंबा समय शासन का समय संगम वंश का था, 149 वर्षों तक शासन किया है। सालू वंश के शासकों ने 20 वर्षों तक शासन किया है। तुलु वंश के शासकों ने 65 वर्ष तक शासन किया है और अरावीडु वंश ने 80 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य में शासन किया है। तो अब बात करते हैं संगम वंश को लेकर। संगम वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं ये देखिए। पहले तो संगम वंश, संगम वंश प्रारंभ होता है यहाँ से। संगम वंश का पहला, जैसे मैंने बताया, संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था। इसके बाद बुक्का प्रथम, इन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर विजयनगर साम्राज्य में, भाई जैसा बताया कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। दोनों भाई थे और इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने अपने पिता के नाम पे संगम वंश रखा विजयनगर पे। तो पहले हरिहर प्रथम गद्दी पर बैठा, हरिहर प्रथम के बाद फिर गद्दी पर बुक्का प्रथम गद्दी पर बैठा, विजयनगर की राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम के बाद रामचंद्र, ये 6 महीने शासन किया है। इसके बाद विजय प्रथम, इन्होंने भी 6 महीने शासन किया है। इसके बाद देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय। ये विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था, इसको याद रखिएगा। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम, संगम वंश का विजयनगर वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का प्रथम शासक हरिहर प्रथम और अंतिम शासक विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में विजयनगर साम्राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विजयनगर के बारे में, कैसे विजयनगर की स्थापना हुई, किसने स्थापना की, तो इसके बारे में चर्चा किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि विजयनगर पर 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। 4 वंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया है। ये 4 वंशों ने
300 वर्षों तक शासन किया है। 4 वंश थे, पहला आपका संगम वंश था, दूसरा शालू वंश था, तीसरा तुलु वंश था, चौथा अरावीडू वंश। इन 4 वंशों ने 300 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया है। तो उसमें से हम आपको 4 वंश जो बताए, संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश, अरावीडू वंश, इन 4 वंशों में हम एक एक करके सभी वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और आज की क्लास में बात होगी संगम वंश के बारे में। पहला वंश था विजयनगर साम्राज्य पे शासन करने वाला, पहला वंश था संगम वंश। इस संगम वंश के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास में शालू वंश, फिर इसके बाद तुलु वंश, फिर लास्ट क्लास में अरावीडू, लास्ट वंश था अरावीडू वंश। तो इन वंशों को एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बात करें संगम वंश। संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? संगम वंश ने की थी। किसने की थी? 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर, बुक्का, इन 2 भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। राजधानी, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, राजधानी अनेगोंडी, अनेगोंडी, वेनुगोंडा, विजयनगर, फिर वेनुगोंडा लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, फिर से लिख दे रहा हूँ, लिखिए। राजधानी अनेगोंडी, इसके बाद विजयनगर, फिर वेनुगोंडा, इसके बाद चंद्रगिरी, और फिर वर्तमान में हम्पी। इस हम्पी को ही विजयनगर कहा जाता है, वर्तमान में हम्पी। जब और ये राजधानियां थी। प्रथम विजयनगर साम्राज्य की हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी, तब राजधानी अनेगोंडी थी। इसके बाद विजयनगर बनाई राजधानी, विजयनगर के बाद वेनुगोंडा, फिर चंद्रगिरी, और वर्तमान हम्पी। हम्पी को ही विजयनगर कहा जाता है, जाना जाता है। तो ये राजधानियां थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने की थी, और इनके पिता का नाम संगम था, तो इन्होंने अपने पिता के नाम से ही विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश प्रचलन कर दिया, संगम वंश चल गया। तब देखिए, हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश की स्थापना की और विजयनगर की स्थापना की, और 1336 से 1356 ईस्वी तक शासन किया है। विजयनगर पर 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद संस्थापक, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना है, संस्थापक हरिहर प्रथम थे, बुक्का प्रथम थे। इसके बाद हरिहर प्रथम ने पहली राजधानी अनेगोंडी थी, और अनेगोंडी किले पर, पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी, पहाड़ी पर स्थित होने के बाद भी ये असुरक्षित थी, इसलिए इसको दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया था। दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया था, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। इसको दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया था। किसने? हरिहर प्रथम ने। इसके बाद हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का की सहायता से, बुक्का की मदद से होयसल राज्य जीता और उस पर अधिकार किया और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। होयसल राज्य पर आक्रमण करके उस पर जीत हासिल की और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैला हो गया था। इनकी सीमा उत्तर में कृष्णा नदी तक और दक्षिण में कावेरी नदी तक स्पर्श करने लगी थी। विजयनगर साम्राज्य की सीमा, विजयनगर साम्राज्य का फैलाव कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी, दक्षिण में कावेरी नदी तक हो गया। इसके बाद इसमें हरिहर प्रथम के समय बहमनी वंश, जैसा कि हमने आपको बताया, बहमनी वंश का शासक बहमनी साम्राज्य का स्थापना जफर खान ने की थी और सिंहासन पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। तो हरिहर प्रथम ने जब विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर होयसल पर आक्रमण करके होयसल को जीता और अपने राज्य विजयनगर साम्राज्य में मिलाया, तब बहमनी वंश का शासक अलाउद्दीन हसन बहमा शाह ने रायचूर के किले पर आक्रमण किया और रायचूर के किले पर अधिकार कर लिया। रायचूर पर किले पर अधिकार कर लिया, जिससे बहमनी वंश और इस संगम वंश के बीच युद्ध की स्थिति हो गई। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया, विद्रोह युद्ध की स्थिति, युद्ध प्रारंभ हो गए दोनों में, मतलब लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई का क्या था, कारण क्या था? रायचूर किला था। रायचूर किले के कारण बहमनी वंश और संगम वंश के बीच लड़ाई प्रारंभ हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। और यह युद्ध लगभग 200 वर्षों तक ये युद्ध चला। 200 वर्षों तक ये युद्ध रायचूर किले के अधिकार को लेकर, आधिपत्य को लेकर, ये दोनों वंशों के बीच 200 वर्षों तक युद्ध चला। 200 वर्षों तक युद्ध चला। जैसा उसमें आपने 1565 ईस्वी में जब तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद ही ये इनका ये संघर्ष जो था, युद्ध था, ये विराम हुआ, खत्म हुआ। इसके बाद
1356 में हरिहर की मृत्यु हो जाती है। तब अगला शासक बुक्का प्रथम आता है, ये भी भाई था उसका, और संयुक्त रूप से 1346 ईस्वी से ये संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे, संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे। तो हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ, उसका भाई था भाई बुक्का प्रथम उत्तराधिकारी हुआ, और 1346 से विजयनगर साम्राज्य पे संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे, दोनों संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे। बुक्का प्रथम एक महान योद्धा, राजनीतिक और विद्या प्रेमी था, महान योद्धा था, राजनीतिक था, विद्या प्रेमी था। क्यों? क्योंकि इसने होशल पर आक्रमण करके राज्य जीता और विजयनगर साम्राज्य के विस्तार इस बुक्का प्रथम ने ही किया था। इसकी मदद से ही हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद बुक्का प्रथम ने उपाधि हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, वैसा मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक इन दोनों को, इस पे जब विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया था तो इन दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था, और इनको इस्लाम धर्म इनको स्वीकार करना पड़ा था, इनका धर्म परिवर्तित करके, इनको हिंदू धर्म से परिवर्तित करके इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन फिर ये जब विजयनगर दक्षिण में विद्रोह को दबाने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को दक्षिण भारत भेजा था, तो इन्होंने इस स्थिति का लाभ उठाकर धर्म परिवर्तन किया, विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की। जब विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की तो इन्होंने अपना धर्म पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा ली, जिससे इनके किस गुरु से, गुरु विद्यारण और वेदों के टीकाकार सायण से इन्होंने हिंदू धर्म में पुनः दीक्षा ली, हिंदू धर्म में पुनः स्वीकार किया। और जैसा मैंने आपको बताया था, इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि अब ये हिंदू धर्म के प्रति ये अपना दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे और हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। इस क्रम में बुक्का प्रथम ने हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नाम की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? बुक्का प्रथम ने। कौन सी उपाधि? हिंदू वेद मार्ग प्रतिष्ठापक नाम की उपाधि धारण की। और विजयनगर का निर्माण कार्य इसने बुक्का प्रथम ने कंप्लीट पूरा किया और शासन का केंद्रीकरण किया था। बुक्का प्रथम ने शासन का केंद्रीकरण किया। अब बुक्का प्रथम की विजय देखो क्या है। बुक्का प्रथम की महान विजय मदुरा की विजय थी, मदुरा की जीत से विजयनगर की जो साम्राज्य की जो सीमा थी, मदुरा पर जीत हासिल करने के बाद जो विजयनगर साम्राज्य की जो सीमा थी वो रामेश्वरम तक, दक्षिण में रामेश्वरम तक फैल गई थी, रामेश्वरम तक स्पर्श करने लगी थी, फैल गई थी। इसमें आपका इस मदुरा पर विजय हासिल करने के बाद, बुक्का प्रथम की मदुरा पर जीत हासिल करने पर, विजयनगर साम्राज्य में मिला लेने पर, इसमें तमिल और चेर को केरल कहा जाता है, वर्तमान में केरल प्रदेश भी शामिल हो गए। इस विजयनगर साम्राज्य में तमिल और केरल प्रदेश भी शामिल हो गए और इसकी सीमा दक्षिण में रामेश्वरम तक स्पर्श करने लगी थी, रामेश्वरम तक स्पर्श करने लगी। इसके बाद मदुरा पर विजय अभियान के लिए इसने अपने पुत्र कुमार कंपन को भेजा था। मदुरा पर विजय प्राप्त करने के लिए, विजय अभियान के लिए अपने पुत्र कुमार कंपन को भेजा था। बुक्का प्रथम ने इस जीत के बाद तमिल प्रदेश, इसको कुमार कंपन को, मदुरा पर जीत हासिल करने के बाद अपने पुत्र कुमार कंपन को तमिल प्रदेशों का वायसराय नियुक्त किया। अब अपने पुत्र कुमार कंपन की इस विजय से प्रसन्न होकर बुक्का प्रथम ने उसको तमिल प्रदेशों का वायसराय बना दिया। और इस क्रम में कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने, इसको एग्जाम्पल से हाईलाइट कीजिएगा, गंगा देवी ने, कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का वर्णन एक ग्रंथ के रूप में गंगा देवी ने किया। ग्रंथ लिखा था मधुरम विजयम। किसने लिखा था? कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का वर्णन, विजय का उल्लेख किया था एक ग्रंथ के रूप में, मधुरम विजयम नाम के ग्रंथ का लिखा था, रचना की थी। किसने? गंगा देवी ने। और इसमें क्या लिखा था? अपने पति के विजय का उल्लेख किया था, वर्णन इसमें किया था। मदुरा पर विजय प्राप्त की थी कुमार कंपन ने। इसके बाद बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को संरक्षण दिया। बुक्का प्रथम ने तेलुगु साहित्य को संरक्षण दिया और प्रोत्साहन दिया, तेलुगु साहित्य को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया है। और बुक्का प्रथम ने वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार, जैसा मैंने बताया, वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार, भाष्यकार सायण आचार्य को भी इसने, बुक्का प्रथम ने संरक्षण दिया, आश्रय दिया, अपने दरबार में रखा है। किसने? बुक्का प्रथम ने। इसके बाद 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो जाती तो अगला उत्तराधिकारी उसका पुत्र हरिहर द्वितीय होता है। उत्तराधिकारी, विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी, शासन का सिंहासन पर कौन बैठता है? उसका पुत्र हरिहर द्वितीय।
और हरिहर द्वितीय ये विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक होता है। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक होता है जिसने महाराजाधिराज राज परमेश्वर, महाराजाधिराज राज परमेश्वर और राजव्यास या राज वाल्मीकि जैसी उपाधियां धारण की हैं। ये पहला शासक था। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज राज परमेश्वर, राजव्यास, राज वाल्मीकि जैसी उपाधियां धारण की हैं? तो हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय ने ये उपाधियां धारण की हैं। इसके बाद संपूर्ण दक्षिण भारत में विजयनगर का विस्तार करने वाला कौन था? हरिहर द्वितीय। संपूर्ण दक्षिण भारत में विजयनगर का विस्तार, विजयनगर साम्राज्य का फैलाव, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने वाला शासक हरिहर द्वितीय था। इसके बाद इसकी विजय हरिहर द्वितीय ने बहमनी शासक से बेलगाम और गोवा को छीना। बेलगाम और गोवा को छीना और श्रीलंका पर आक्रमण किया। और हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और श्रीलंका से कर वसूला। श्रीलंका से कर वसूला किसने? हरिहर द्वितीय ने। श्रीलंका से कर, सबसे पहले श्रीलंका से कर किसने वसूला था? हरिहर द्वितीय ने वसूला था। और ये जैन धर्म का अनुयायी था। हरिहर द्वितीय जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री सायण, वेदों के टीकाकार भाष्यकार सायण इसके मुख्यमंत्री थे। हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद हरिहर द्वितीय ने चन्नरायपट्टनम अभिलेख में, चन्नरायपट्टनम अभिलेख में, यह अभिलेख है, चन्नरायपट्टनम अभिलेख में बुक्का प्रथम की, अपने पिता बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों के बारे में लिखित किया है। किसमें किया है? चन्नरायपट्टनम अभिलेख में। किसने किया? हरिहर द्वितीय ने। किसके बारे में? अपने पिता बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन उल्लिखित किया है। किसमें? चन्नरायपट्टनम अभिलेख में। इसके बाद हरिहर द्वितीय के बाद अगला शासक देवराय प्रथम होता है। अगला शासक देवराय प्रथम होता है। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन करता है। और देवराय प्रथम के सिंहासनरोहण होते ही, देवराय प्रथम के विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठते ही उसको बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। देवराय प्रथम को सिंहासनरोहण होते ही उसको बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी शाह का आक्रमण का सामना करना पड़ता है और जिसमें यह देवराय प्रथम पराजित होता है। और इस आक्रमण में देवराय प्रथम पराजित होता है। देवराय प्रथम पराजित होता है। जब देवराय प्रथम पराजित होता है तो बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच संधि होता है, संधि समझौता होता है, संधि समझौता होता है। इस संधि समझौता में देवराय प्रथम बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी को 10 लाख हुड़, मोती और बहुत बड़ी संख्या में हाथी देता है। इसको देने पड़ते हैं। और दूसरी संधि देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करता है। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करता है। और दोआब का क्षेत्र बांकापुर भी इसको बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी को देना पड़ता है। कहाँ का? दोआब का क्षेत्र बांकापुर। ये इसलिए देता है कि आगे आने वाले भविष्य में ये इसलिए एक वैवाहिक संधि, और ये दोआब का क्षेत्र बांकापुर इसलिए देता है कि आगे आने वाले भविष्य में इस प्रकार का कोई इनमें बहमनी शासक और इनमें देवराय प्रथम में किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध ना हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए ये वैवाहिक संबंध करता है। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करता है और दोआब का क्षेत्र बांकापुर देता है। इससे आगे भविष्य में कभी युद्ध की संभावना ना हो। इसके बाद देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर हरिहर नाम का एक बांध का निर्माण करता है। तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम तुंगभद्रा नदी पर हरिहर नामक एक बांध का निर्माण करता है और इस बांध का निर्माण इसलिए करता है कृषि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। हर जगह पर जिसकी जल प्रणाली थी, जल प्रणाली पर इसने विशेष ध्यान दिया है। सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो, हर जगह कृषि के सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो, इसलिए तुंगभद्रा नदी पर हरिहर नामक बांध का निर्माण करता और इसकी जल प्रणाली जो भी थी वो उत्तम व्यवस्था के लिए इसने ये कार्य किया था। इसके बाद इसने क्या कहते हैं, देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोली कोंटी विजयनगर की यात्रा करता है। निकोली कोंटी बहुत पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा। इटली का यात्री निकोली कोंटी किसके शासन में
ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। देवराय प्रथम के समय आता है, इटली का यात्री निकोली कोंटी विजयनगर की यात्रा करता है और इसके दरबार में एक तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण इसने दिया था। और तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हर विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। हर विलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने। और ये तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय प्रथम के दरबार में इसने तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया और तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हर विलास नामक ग्रंथ की रचना की है। इसके बाद अगला शासक उत्तराधिकारी रामचंद्र प्रथम होते हैं, 6 महीने शासन करते हैं। इसके बाद विजय प्रथम आते हैं, विजय प्रथम भी 6 महीने तक सिर्फ शासन करते हैं, 6 महीने तक शासन करते हैं। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय होता है। अगला शासक देवराय द्वितीय होता है। इसको भी बहुत महत्वपूर्ण शासक था देवराय द्वितीय। क्यों? क्योंकि इसकी जो उपाधि थी वो प्रोण देवराय, गजबेटकर हाथियों का शिकार करने वाला, इसलिए इसको गजबेटकर कहा गया, प्रोण देवराय। इसके बाद प्रजा इसे इम्माडी देवराय के नाम से पुकारती थी। प्रजा इसे, जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रजा थी वो इसे इम्माडी देवराय के नाम से पुकारती थी। और समझो, सामान्य जन, जो विजयनगर साम्राज्य की जो प्रजा थी, जो जन थे, उसे हिंदू पौराणिक आख्यान के दैवी शासक इंद्र का अवतार मानते हैं। इंद्र का अवतार मानते हैं। तो किसे इंद्र का अवतार माना जाता था? किस विजयनगर साम्राज्य के शासक को इंद्र का अवतार माना जाता था? देवराय द्वितीय को। उपाधि प्रोण देवराय, गजबेटकर हाथियों का शिकार करने वाला, प्रजा उसे इम्माडी देवराय कहती थी। और विजयनगर साम्राज्य के जो जन थे, जो प्रजा थी, वो उसे हिंदू पौराणिक आख्यान के देवी शासक इंद्र का अवतार मानते हैं। इसके बाद देवराय द्वितीय के समय फारस के राजदूत के रूप में, फारस ईरान का राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसको एग्जाम पॉइंट से हाईलाइट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें, देवराय में फारस का राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। और उस समय फारस का शासक कौन था? उसका दूत बन के आया था मिर्जा शाहरुख, फारस का शासक था। उसका राजदूत के रूप में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसके बाद ये देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था। साहित्य का महान संरक्षक था। इसने बादरायण ने अपनी रचना लिखी थी ब्रह्मसूत्र, उस पर इसने टीका लिखा। देवराय द्वितीय ने बादरायण की जो रचना थी ब्रह्मसूत्र पर टीका किसने लिखा था? देवराय द्वितीय ने लिखा था। इसके बाद एक इसने संस्कृत में महान नाटक लिखा था, सुधा निधि। सुधा निधि नामक एक महान नाटक की संस्कृत में इसने रचना की थी। किसने? देवराय द्वितीय ने सुधा निधि की रचना की इसने। इसके बाद इसके दरबारी कवि, इसके दरबार में एक दिन दिमा नाम का एक दरबारी कवि था। और श्रीनाथ, जो यहाँ पे बताया आपको, श्रीनाथ तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। इन्होंने अपने हर विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो श्रीनाथ, तेलुगु कवि श्रीनाथ और देवराय द्वितीय के दरबारी कवि दिनदिमा में शास्त्रार्थ पर वार्तालाप हुआ, शास्त्रार्थ पर चर्चा हुई, वार्तालाप हुआ और इसमें प्रतियोगिता हुई। दोनों में, देवराय द्वितीय के दरबारी कवि दिनदिमा में और तेलुगु कवि श्रीनाथ में, दोनों में शास्त्रार्थ पर प्रतियोगिता आयोजन हुई और दोनों पर शास्त्रार्थ पर दोनों लोगों ने चर्चा की, जिसमें श्री दिनदिमा पराजित हुए, जिसमें दिनदिमा की हार हुई। इस प्रतियोगिता में इसके दरबारी कवि दिनदिमा की हार हुई, जिसके कारण इसने देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ तेलुगु कवि श्रीनाथ की इस शास्त्रार्थ पर चर्चा को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे तेलुगु कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी। कवि सार्वभौम की उपाधि किसकी थी? श्रीनाथ की थी। कब दी थी? किसने दी थी? देवराय द्वितीय ने दी थी। कब दी थी? जब इसके दरबारी कवि दिनदिमा और तेलुगु कवि श्रीनाथ में शास्त्रार्थ पर प्रतियोगिता हुई, चर्चा हुई और जिसमें ये इसका दरबारी कवि दिनदिमा हार गया। उससे प्रसन्न होकर, चर्चा से प्रसन्न होकर श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी देवराय द्वितीय ने। इसके बाद अगला शासक विजयनगर साम्राज्य पे अगला शासक मल्लिकार्जुन होता है। मल्लिकार्जुन के समय, शासन के समय एक चीनी यात्री माहुयान विजयनगर की यात्रा करता। माहुयान चीनी यात्री था, ये विजयनगर की यात्रा करता। किसके शासन में? मल्लिकार्जुन के समय। मल्लिकार्जुन जब विजयनगर साम्राज्य का शासक था, तब चीनी यात्री माहुयान विजयनगर की यात्रा करता है। इसके बाद अंतिम शासक, अगला शासक विरूपाक्ष था, जो विजयनगर साम्राज्य का या संगम वंश का अंतिम शासक था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय हुआ, जो संगम वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आपका शालू वंश आता है। शालू वंश नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।